हेलो फर्स्ट ईयर। मैं डॉक्टर अंजू बाला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। मुद्रा की मांग व पूर्ति की अवधारणा। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। श्रम विभाजन तथा साधनों के विशिष्टीकरण के अस्तित्व के कारण राष्ट्रीय आय के वितरण के लिए एक संयंत्र की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय आय के वितरण के लिए 3 संयंत्र हैं: वस्तु विनिमय प्रणाली, सरकारी राशनिंग व्यवस्था तथा मौद्रिक व्यवस्था। वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ साधनों की उत्पत्ति का विनिमय अन्य साधनों की उत्पत्ति से होता है। सरकारी राशनिंग में एक केंद्रीय संस्था यह तय करती है कि किन वस्तुओं का किन इकाई में वितरण किया जाए। मौद्रिक व्यवस्था में आर्थिक साधनों के स्वामी प्राप्त मौद्रिक आय से स्वेच्छापूर्ण अपनी आवश्यकता की पूर्ति खरीदते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली तथा सरकारी राशनिंग की कठिनाइयों के कारण आजकल विश्व में मौद्रिक व्यवस्था लागू हो गई है। मौद्रिक व्यवस्था में मुद्रा विनिमय का माध्यम, लेखे की इकाई, मूल्य संयंत्र तथा स्थगित भुगतान का मान जैसे प्रमुख कार्य संपादित करती है। मुद्रा अपनी कार्यों को संपादित करते समय संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालती है। इस चैप्टर में हम मुद्रा की अवधारणा, मुद्रा के विभिन्न रूपों की विवेचना करेंगे। उसके बाद मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के बारे में चर्चा करेंगे। करेंसी की अवधारणा। साधारण भाषा में करेंसी का मतलब होता है धन, पैसे, मुद्रा इत्यादि, जिसको दिन दैनिक जीवन में खरीदने बेचने से चलता हो। इसमें सिक्के, कागज के नोट दोनों ही आते हैं। किसी भी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की मौद्रिक अधिकारी के द्वारा बनाई जाती है। वह मुद्रा ही देश की वैधानिक मुद्रा होती है। भारत में प्रचलित नोट व सिक्के इस श्रेणी में आते हैं। भारत की मुद्रा की पूर्ति की परिभाषा यानी M1 में जनता के साथ चलन नोट और सिक्के होते हैं। भारतीय करेंसी का नाम रुपया है, जिसका प्रतीक चिन्ह कोड INR, जिसको RBI द्वारा जारी किया जाता है। इंग्लिश में इसको हिंदी में रुपये बोलते हैं, इंग्लिश में RS बोलते हैं। इस करेंसी नोटों के करेंसी नोट भी कहते हैं। भारत की समृद्ध धरोहर व विविधतापूर्ण संस्कृति की इन नोटों में झलक मिलती है। भारत में 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 के नोट प्रचलन में हैं। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, जिस पे वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। 1 रुपये की करेंसी नोट होता है। इससे अधिक राशि के नोट धार्य नोट या प्रतिज्ञा पत्र होते हैं, जिन पर धारक उतनी ही राशि अदा करने का वचन देता है। भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार का है और परिचालन में भारतीय RBI डालता है। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के प्रचलन में हैं। 30 जून 2011 में 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 20, 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के संचलन से वापस ले लिए गए थे। अब ये वैध मुद्रा नहीं है। मुद्रा के विभिन्न रूप। मुद्रा के विभिन्न रूप होते हैं। सबसे पहला होता है वस्तु मुद्रा। मुद्रा बनाने के लिए जिस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करते हैं, उस मुद्रा को 2 वर्ग में बांटते हैं: धातु मुद्रा और कागजी मुद्रा। धातु मुद्रा सोना, चांदी, निकल, तांबा आदि से बनी हुई मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं। यह मानक मुद्रा, प्रतीक मुद्रा, सहायक मुद्रा की श्रेणी में बांटा जाता है। मानक मुद्रा सिक्कों के रूप में होती है, जिससे अंकित मूल्य व यथार्थ मूल्य दोनों बराबर होते हैं। प्रतीक मुद्रा में मुद्रा का अंकित मूल्य यथार्थ मूल्य से ज़्यादा होता है। भारत में 1 रुपये का सिक्का प्रतीक मुद्रा है।
सहायक मुद्रा में भारत में चलन में 1 पैसे से 50 पैसे तक के सिक्के शामिल हैं। दूसरा है कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा में वे विभिन्न अंकित मूल्यों के कागज के नोट शामिल हैं जिन्हें केंद्रीय बैंक या आरबीआई जारी या सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। कागजी मुद्रा के 4 रूप हैं: प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा, अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा और चौथा अधिदिष्ट या फिएट मुद्रा भी कहते हैं। प्रतिनिधि कागजी मुद्रा वास्तव में पूर्ण मूल्य सिक्कों अथवा उनके बराबर के मूल्य बुलियन की माल गोदाम रसीद है जो प्रचलन में होती है। यह सरकारी खजाने में स्वर्ण सिक्के अथवा बुलियन से रखे हुए पूर्णतः समर्थित होती है। परिवर्तनीय कागजी मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे मानक सिक्कों अथवा बुलियन के रूप में 100% समर्थन प्राप्त नहीं होता, परंतु कागजी मुद्रा का धारक उसे मांग कर बुलियन या सिक्के में बदलवा सकता है। अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे मानक सिक्कों या बुलियन में समर्थन प्राप्त नहीं होता, जिसे बदलवाया नहीं जा सकता। सभी देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी किए गए नोट अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा होते हैं। इसे प्रत्ययी मुद्रा भी कहते हैं। जो कागजी मुद्रा सरकार के आदेश पर प्रचलन में होते हैं उसे फिएट मनी या अधिदिष्ट मुद्रा कहते हैं। यह भी प्रतीक मुद्रा होती है जो राज्य द्वारा निर्मित व जारी की जाती है, परंतु कानून द्वारा अपने अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु में नहीं बदला जा सकता। दूसरा है लेखा मुद्रा तथा यथार्थ मुद्रा, जिसे इंग्लिश में मनी ऑफ अकाउंट एंड मनी प्रॉपर कहते हैं। लेखा मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें ऋण तथा कीमतें और सामान्य क्रय शक्ति को व्यक्त किया जाता है। यथार्थ मूल्य वह वास्तविक मुद्रा है जिसमें संविदाओं तथा ऋणों का हिसाब चुकाया जाता है। भारत का रुपया, अमेरिका का डॉलर, इंग्लैंड का पौंड, इटली की लीरा इस श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर जब देश के भीतर यथार्थ मुद्रा में हिसाब किताब रखे जाते हैं तो उसे यथार्थ मुद्रा व लेखा मुद्रा में कोई अंतर नहीं रह जाता। तीसरा मुद्रा तथा समीप मुद्रा यानी मुद्रा मनी एंड नियर मनी। समीप मुद्रा में वे वित्तीय आदेश होते हैं या प्रॉमिसरी नोट होते हैं जो विनिमय के माध्यम में तो प्रयोग में नहीं किया जा सकते, परंतु मुद्रा के निकट प्रतिस्थापित होते हैं। ये वित्तीय आदेश मौद्रिक मूल्य के कुछ हानि या बिना हानि के मुद्रा में आसानी से परिवर्तित किए जाते हैं, जैसे बैंकों की बचत जमाएं, मुद्रा बाजार के म्यूचुअल फंड, सावधि जमाएं, भारत सरकार के बॉन्ड, प्रतिभूतियां, कोषागार विपत्र इत्यादि। मुद्रा से तात्पर्य वैध मुद्रा है जो विनिमय माध्यम का कार्य करती है, परंतु समीप मुद्रा विनिमय का माध्यम का कार्य नहीं करती। समीप मुद्रा तरल तो होती है परंतु वैध मुद्रा जितनी तरल नहीं होती। वैध मुद्रा 100% तरल होती है। मूल्य संचय का कार्य में समीप मुद्रा वैध मुद्रा का पूर्ण प्रतिस्थापित होती है। चौथा है जमा मुद्रा। किसी देश में सिक्के व नोट मुद्रा होते हैं, इसमें किसी भी कोई शंका नहीं होती है, परंतु कुल मुद्रा की पूर्ति इन नोटों व सिक्कों में प्रतिशत अनुपात में बहुत कम होता है। बाकी जमा मुद्रा अथवा व्यापारिक बैंकों के पास रखी मांग जमाएं, चेक खाते अथवा वह मुद्रा को जिन्हें चेक जारी किया जा सके होती है। अतः यह प्रश्न है कि क्या हम मांग जमाओं को मुद्रा कह सकते हैं। इसके लिए हमें प्रश्न का उत्तर ढूंढना पड़ेगा। प्रथम, क्या मांग जमाएं विनिमय का माध्यम होती है? उत्तर हाँ में होगा तो हमारे अधिकांश भुगतान चेक से करते हैं। दूसरा, क्या मांग जमाएं मूल्य संचिका का करते हैं? तो इसका भी उत्तर हाँ है। तीसरा, क्या मांग जमाएं स्थगित भुगतानों का आधार है? तो इसका मतलब भी हाँ है।
पांचवा है साख एवं मुद्रा, क्रेडिट एंड मनी। साख मुद्रा का आधार पर हम सामान खरीद लेते हैं, जिसे हम क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं। क्या होता है क्रेडिट कार्ड? मान लीजिए कि स्कूटर खरीदना है। स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से 10,000 रुपये का ऋण लिया है। ऋण देते समय बैंक आपको 10,000 रुपये नगद नहीं देता, बल्कि आपके खाते में 10,000 रुपये की राशि जमा कर देता है। वे 10,000 रुपये की बैंक खाते से प्रविष्टि यानी आदेश व दायित्व दोनों में लिखी जाती है। बैंक के लिए यह ऋण आदाय है, क्योंकि आपको यह ऋण ब्याज के साथ वसूल करता है। यह राशि दायित्व इसलिए है कि बैंक खाते में 10,000 की नई जमा बढ़ गई है, अतः ऋण और जमा दोनों को एक साथ गणना नहीं कर सकते। साख मुद्रा ऐच्छिक मुद्रा होती है, जिसे स्वीकार करना व्यक्ति की बाध्यता नहीं होती। व्यक्ति की साख पर निर्भर करता है कि वह उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे। अतः साख मुद्रा मुद्रा नहीं होती। मुद्रा व साख दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे के काफ़ी निकट हैं। छठा है दुर्लभ और सुलभ मुद्रा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है, उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। जिसकी मांग की तुलना में पूर्ति ज़्यादा होती है, उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं। सातवां है हॉट मनी। वह विदेशी मुद्रा जिसकी शीघ्र एक देश से दूसरे देश में पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। जिस देश में लाभ अधिक होता है वहाँ चली जाती है, उसे हम हॉट मनी कहते हैं। आठवां है प्लास्टिक मनी। विभिन्न बैंक व वित्तीय संस्था द्वारा जारी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी कहलाते हैं। डेबिट कार्ड में जितनी राशि बैंक राशि खाते में होती है, उतनी ही कम आहरण या उपयोग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से बैंक खाते में जमा राशि से अधिक राशि का उपयोग भी कर सकते हैं। 9th है डिजिटल करेंसी। यदि विश्व के सर्वाधिक प्रचलन में करेंसी की बात कहें तो सभी डॉलर या पाउंड की चर्चा करेंगे, परंतु एक डिजिटल करेंसी ऐसी भी है जो डॉलर पाउंड से भी महंगी है, वह है बिटकॉइन। आज बिटकॉइन $6,495 या 4,39,353 रुपये है। $1 यानी 67 रुपये, 1 पाउंड यानी 90 रुपये। इस प्रकार बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी करेंसी हुई। यह किसी देश की आधिकारिक करेंसी नहीं है, एक क्रिप्टो करेंसी है जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बनाई जाती है और ट्रांसफ़र के लिए किसी भी मध्यस्थता की इसमें आवश्यकता नहीं होती। आगे हम मुद्रा की मांग यानी डिमांड फॉर मनी की बात करेंगे। मुद्रा की मांग चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए की जाती है। चाहे हमें एक आइसक्रीम खरीदनी हो, एक बुक खरीदनी हो, मकान खरीदना हो, सिनेमा की टिकट खरीदनी हो। हम सब जानते हैं मुद्रा विनिमय का माध्यम, लेखे की इकाई या मूल्य का संग्रह जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। मुद्रा की मांग अधिक सूक्ष्म रूप से इच्छित वास्तविक मुद्रा का वह भंडार है जो मौद्रिक अर्थव्यवस्था के विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। जब कोई असंतुलन होता है तो मुद्रा के वास्तविक व इच्छित भंडार में असंगति, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इच्छित मुद्रा के भंडार की अवधारणा चाहे एक व्यक्ति की तरह हो या जनता की तरफ से हो, मुद्रा एवं संपत्ति में अंतर से संबंधित है। एक व्यक्ति की संपत्ति को मौद्रिक रूप से या वास्तविक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। मौद्रिक रूप से एक व्यक्ति की संपत्ति आदाय व दायित्व के अंतर का रूप में मूल्य होती है,
तो संपत्ति का वास्तविक मूल्य मौद्रिक मूल्य की कीमत सूचकांक से भाग देने से प्राप्त होते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति 3 तरीके से रख सकता है: वास्तविक आदाय, वित्तीय आदाय और मुद्रा। यानी आदाय मतलब एसेट होते हैं। परिसंपत्ति, वास्तविक परिसंपत्ति में मकान, भूमि, मशीन, कपड़े इत्यादि आते हैं। वित्तीय परिसंपत्ति में बॉन्ड, ऋण पत्र, जमाएं इत्यादि आते हैं। आगे हम मुद्रा की मांग के बारे में चर्चा करेंगे। मुद्रा की मांग का प्रतिष्ठित सिद्धांत, मुद्रा की मांग का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत, कीन्स का तरलता पसंद की सिद्धांत, फिर कीन्स के पश्चात आधुनिक दृष्टिकोण जिसमें मिल्टन फ्रीडमैन का दृष्टिकोण, मुद्रा का तरलता दृष्टिकोण, टॉबिन का निवेश सूची चयन मॉडल या जोखिम निवारण तरल पसंद की दृष्टिकोण, या फिर बॉमल का स्टॉक सिद्धांत। हम सबसे पहले लेते हैं मुद्रा की मांग का प्रतिष्ठित सिद्धांत। 1936 में कीन्स की बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के प्रकाशन से पूर्व प्रतिष्ठित सिद्धांत पूरे विश्व में प्रचलित था। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में ये मानते थे मुद्रा सिर्फ एक आवरण है, एक साधन मात्र है जो वास्तविक अर्थशास्त्र को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। मुद्रा की मात्रा सामान्य कीमत या मुद्रा के मील पाए वाले संबंधों के बारे में बताती थी। जनता आर्थिक लेन देन के लिए मुद्रा को नकदी रूप में करती है। यानी मुद्रा का केवल एक ही कार्य है, समाज में विनिमय का माध्यम। यानी मुद्रा के द्वारा चीजें खरीदी जाती हैं, बेची जाती है, और इसके अलावा मुद्रा स्वयं में महत्वहीन है, इसका कोई रोल नहीं है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग मुख्य रूप से आर्थिक सौदों की संख्या या व्यावसायिक लेन देन के आकार या पर निर्भर करती है, तथा आर्थिक सौदों की संख्या या व्यावसायिक लेन देन का आकार आय के स्तर पर निर्भर करती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की मान्यता थी कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। यानी उनका कहना था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है, अतः आय के प्रत्येक स्तर पर पूर्ण रोजगार पाया जाता है। इसमें प्रोफेसर इरविंग फिशर ने अपना मुद्रा का परिमाण सिद्धांत प्रारंभ किया और उनका समीकरण इस प्रकार था: mv = pt, p = mv अपॉन t। m मुद्रा का संचलन, v मुद्रा का चलन वेग, p सामान्य मूल्य स्तर, t व्यापार का आकार या सौदे, कुल सौदे। अगर हम बात करें m 100 हो, t 50 हो, v 2 हो तो p 4 होगा सूत्र में डालने पर। इस प्रकार फिशर ने एक नया सूत्र दिया: mv प्लस mv1 p1 v1 और pt, जिसमें pt मुद्रा की कुल मांग को व्यक्त करता है, जिसमें p सामान्य मूल्य, t टोटल सौदे। यहाँ पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कुछ तत्वों को स्थिर मान लिया। v1 को स्थिर मान लिया, t को स्थिर मान लिया, p को निष्क्रिय माना। m1 और pm में एक निश्चित अनुपात होता है, अतः फिशर का निष्कर्ष निकाला कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत में परिवर्तन का कारण सामान्य मूल्य यानी मूल्य स्तर यानी p में प्रत्यक्ष आनुपातिक परिवर्तन है। p में परिवर्तन से मुद्रा का मांग प्रभावित होती है। यानी मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में संबंध। आगे हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि चित्र में मुद्रा की मात्रा और कीमत में आनुपातिक संबंध पाया जाता है। यानी आनुपातिक मतलब जिस अनुपात में हम मुद्रा की मात्रा बढ़ाते हैं उसी अनुपात में कीमत स्तर बढ़ता है। दोनों के बीच में धनात्मक संबंध भी पाया जाता है। यानी मुद्रा की मात्रा बढ़ाते हैं तो कीमत स्तर बढ़ता है, मुद्रा की मात्रा घटाते हैं तो कीमत स्तर घटता है। इस प्रकार दोनों के बीच में
धनात्मक आनुपातिक संबंध पाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।